जय हिंद इम्बाइबर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। भाई जल्दी जल्दी कमेंट करें कौन कौन लोग ऑनलाइन आ चुके हैं ताकि सेशन को हम फटाक से शुरू कर दें। आप लोगों का जो फ्री प्रैक्टिस बैच चल रहा है जनरल अवेयरनेस टेस्ट को लेकर के, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, आज उसमें दूसरा दिन आप लोगों की तैयारी के लिए भाई फटाफट फटाफट आ जाइए। सारे लोग जो है कवर करना शुरू कर दीजिए, है ना, ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर रहे। मैं आपका मेंटोर डॉक्टर अभिषेक अजय सिंह, 15 साल से अधिक का टीचिंग एक्सपीरियंस, 25 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं। यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर रखा है और आप लोगों को मैं जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट और हिस्ट्री, इन सभी सेगमेंट को मैं कवर कराता हूं। तो भाई सारे लोग आ जाइए और इन सभी सेगमेंट को कवर करना शुरू कर दीजिए। इम्बाइब आप लोगों की तैयारी के लिए एनडीए 2 2024 को ध्यान में रखते हुए एक स्पेसिफिक बैच लेकर के आया हुआ है, फाउंडेशन बैच, जिसका नाम है लक्ष्य 2.0 फाउंडेशन बैच। इस फाउंडेशन बैच में आपको भारत के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने का अवसर मिलता है। साथ ही आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, एसएसबी गाइडेंस, डाउट रिजोल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टडी नोट्स, तमाम सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलती हैं। साथ ही आप फैकल्टीज को देख लीजिए। टॉप एजुकेटर्स की अगर हम बात करें, कासिफ अंसारी सर, ठीक है, डॉक्टर रमेश सिसोदिया सर, आशीष कुशवाहा सर, मैं और समीर खान सर, ये पूरी की पूरी टीम आप लोगों के सामने है। भाई फटाफट फटाफट सारे लोग जो है कमेंट करना शुरू कर दीजिए कौन कौन लोग आ चुके हैं यहाँ पर ऑनलाइन, है ना। इम्बाइब पर जो है आप लोगों के YouTube की तैयारी को ध्यान में रखते हुए भी सीरीज लाई गई है और इस पर जो है क्लासेस आपको अचीवर YouTube सीरीज के तहत कराई जा रही हैं। इन क्लासेस के टाइमिंग को नोट डाउन किए रहिए और सारी क्लासेस जो है जो बेहद महत्वपूर्ण है आपकी तैयारी के लिए, उन सभी क्लासेस को भी करते रहिए ताकि आपको कहीं पर दिक्कत ना हो। इम्बाइब आप लोगों के लिए स्पेसिफिक कोर्स लेकर के फाउंडेशन बैच को कवर करने के लिए 3 तरीके के सब्सक्रिप्शन आपको दिए गए हैं। पहला सब्सक्रिप्शन है अचीव अनलिमिटेड, जिसका कॉस्ट आती है 499 पर मंथ की, यानी ये एनुअल सब्सक्रिप्शन है। तो आपको पूरे ईयर की कॉस्ट कितनी पड़ी? सिर्फ 6000 रुपीज पड़ी। जो अचीव स्प्रिंट प्लान है उसकी कॉस्ट है 599 पर मंथ। 3 मंथ का प्लान है तो इसकी पूरी कॉस्ट कितनी आती है? 1800 अप्रॉक्स। और जो अचीव नाउ प्लान है उसकी कॉस्ट है 699 पर मंथ। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान को एक्टिवेट जरूर कर लीजिए। साथ ही जो है आपको अगर 20% का डिस्काउंट लेना है तो आपको करना क्या है, 9 जुलाई से पहले आपको अनलॉक 20 इस कोड को लगाना है। जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे अनलॉक 20, आपको सीधे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा एनुअल सब्सक्रिप्शन पर। तो भाई एनुअल कोर्स पर 20% का डिस्काउंट लेने के लिए ये काम जरूर कर लीजिए ताकि आपको हर एक चीज जो है टाइमली मिलती रहे, कहीं पर कोई डाउट ना रहे चीजों को लेकर। चलिए सवालों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आप लोगों के स्क्रीन पर है। The point inside Earth where earthquake originate is called epicenter, focus, center, geocenter. कमेंट करेगा इसे। पृथ्वी के भीतर स्थित वह बिंदु जहां पर भूकंप की शुरुआत होती है क्या कहलाता है? आपके कमेंट आने चाहिए यहां पर। चलिए एक हिंट भी आप लोगों को हम दे देते हैं ताकि आप लोगों को आंसर लगाने में आसानी रहे। पीपी सेंटर इज द पॉइंट डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू इट ऑन द लैंड। पीपी सेंटर की अगर हम बात करें, अधिकेंद्र इसको हिंदी में कहते हैं, यह वह बिंदु है जहां पर सबसे पहले अर्थक्वेक वेव्स पहुंचती हैं सरफेस पर, यानी द पॉइंट एट विच अर्थक्वेक वेव्स फर्स्टली रीच्ड ऑन सरफेस इज नोन एज ईपी सेंटर। जहां से ओरिजिनेट होती है दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस और हाइपोसेंटर। इसको हम फोकस कहते हैं, कभी कभी इसको जो है हाइपोसेंटर भी कह दिया जाता है। सो ध्यान में रखे रहिएगा, फोकस, या कभी कभी आपको ऑप्शन में हाइपोसेंटर भी मिल सकता है। सो हाइपोसेंटर भी दिमाग में रखे रहिएगा। यानी फोकस और हाइपोसेंटर ये वो पॉइंट है, दोनों एक ही के नाम है। ये वो पॉइंट है जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, अगले सवाल पर आते हैं।
विच इज द ओनली कॉन्टिनेंट विच बिलोंग टू ऑल फोर हेमीस्फीयर, इकलौता महाद्वीप जो चारों गोलार्धों में फैला हुआ है कौन सा है? साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। Which of is the only continent belongs to all four hemisphere, सभी गोलार्धों में फैला हुआ कॉन्टिनेंट कौन सा? चलिए हिंट देते हैं। इट इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसको अंध महाद्वीप, ब्लैक कॉन्टिनेंट, ब्लाइंड कॉन्टिनेंट कहते हैं। चलिए एक और हिंट देते हैं। ऐसा माना जाता है कि मानव की उत्पत्ति वह इसी महाद्वीप पर हुई थी। ह्यूमन ओरिजिनेटेड एट दिस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट। कहा जाता है कि अफ्रीका में मानव जीवन की उत्पत्ति होती है, वहां से मानव जो है वह पूरी दुनिया में फैलता चला गया। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो इससे जो है इक्वेटर और जीएमटी दोनों गुजरती है, और इसके आधार पर अगर हम देखें तो ये चारों हेमीस्फीयर में फैला हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि ये अर्थ जो मैं सर्कल ड्रा कर रहा हूं, अगर इसको आप अर्थ का मॉडल ग्लोब समझ लें और ये जो इमेजिनरी लाइन है इसको इक्वेटर समझें और जो सेकंड इमेजिनरी लाइन है इसको जीएमटी समझें, तो यह जो है चारों गोलार्धों की स्थिति हो जाएगी जो कि इसका पॉइंट है। और ये जो है कहां से होकर के गुजरता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर के गुजरता है, अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरता है। सो चारों गोलार्धों में फैला हुआ महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। Which continent is known as Forgotten Land? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को फॉरगॉटन लैंड कहा जाता है? नॉर्थ अमेरिका, एंटार्कटिक, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। चलिए एक हिंट देते हैं आप लोगों को। इट इज अ लार्जली अनहिबिटेड लैंड बाय द ह्यूमन बींग्स। एक और हिंट आप लोगों को देते हैं। इट इज आल्सो नोन एज व्हाइट कॉन्टिनेंट, इसको हम श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। चलिए एक और हिंट दे देते हैं। इट इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट, यह दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। एक और हिंट आप लोगों को देते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज कॉन्टिनेंट विदाउट रेप्टाइल्स, इसको सरीसृप विहीन महाद्वीप भी कहते हैं। इट इज वर्ल्ड हाईएस्ट कॉन्टिनेंट, ये दुनिया का सबसे ऊंचा महाद्वीप भी है। यानी किसी भी तरीके से आपको पूछा जाए, बिल्कुल सही है। भोला जी और डिवाइन डाउनलोड जी दोनों लोगों का आंसर सही है। एंटार्कटिक इज द राइट आंसर। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज मूविंग कॉन्टिनेंट, इसको हम गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। While teaching disasters, a teacher made a reference to a device used to measure the intensity of earthquake. What is this device? Speedometer, seismograph, climatograph, crescograph. भाई ये भी आसान सा सवाल है, आप लोगों के उत्तर आने चाहिए। अब यहां पर एक खास चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों को। ये सीस्मोग्राफ तो दिया हुआ है, लेकिन जो डिवाइस है उसका नाम है सीस्मोमीटर। चूंकि सीस्मोमीटर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आप सीस्मोग्राफ के साथ जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में डिवाइस का नाम नहीं है सीस्मोमीटर। और सीस्मोमीटर से जो ग्राफ बन करके आता है उसको हम कहते हैं सीस्मोग्राफ। ठीक है, और जब उससे सवाल पर आते हैं, which of the following winds are hot dust loaded and blow from Sahara desert towards Mediterranean region? क्या होगा आंसर? सिरोको, लू, फॉन, मिस्ट्रल।
Which of the following winds are hot, dust laden and blow from Sahara Desert towards Mediterranean region? सहारा मरुस्थलों से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली हवाएं जो धूल भरी आंधियों वाली होती हैं उनको क्या कहते हैं? सिरोको कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है भोला जी और डिवाइन डाउनलोड जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर, सिरोको। अगले सवाल पर आते हैं। Which of the following soil is formed by the deposition of silt brought by the rivers? Pod, red, alluvial, black. Which of the following soil is formed by the deposition of silt brought by river? नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी के गाद के बांगर मिट्टी कहा जाता है और जो न्यू एलुवियल सॉइल है उसे खादर मिट्टी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान में रखे रहिएगा क्योंकि आपसे यहाँ पर सवाल दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं, बांगर और खादर को लेकर के भी सवाल आ सकता है। अगले सवाल पर आते हैं। Which one of the following is the oldest mountain range in India? निम्नलिखित में भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वेस्टर्न घाट, अरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा। Which one of the following is the oldest mountain range in India? भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं अरावली माउंटेन रेंज की तो ये जो है एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में बचा हुआ। कभी जो है अरावली की स्थिति ये थी कि ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हुआ करती थी, पर्वत श्रृंखला हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे अब ये रेजिडुअल माउंटेन के रूप में बची हुई है और इसका निर्माण माना जाता है प्री पैलियोजोइक एरा में, यह जो है समुद्र से उभर करके आ चुकी थी। सो प्री पैलियोजोइक एरा में उभर करके आने वाला जो पर्वत है उसका नाम है अरावली। और ये जो है अगर हम देखें तो आर्कियन क्रम की चट्टानों से बना हुआ है, प्री पैलियोजोइक एरा में बना हुआ है, आर्कियन टाइप ऑफ रॉक्स से बना हुआ है अरावली। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? गुरु शिखर है। इसी पर जो है माउंट आबू है। माउंट आबू जैन टेम्पल ऑफ दिलवारा के लिए जाना जाता है, दिलवाड़े के जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है। तो इसको भी आप पूरा दिमाग में रखे रहिएगा। अच्छा, जैन टेम्पल ऑफ दिलवारा का कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? आप में से किसी को पता है? दिलवाड़े के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। तो माउंट आबू के जैन टेम्पल जो कि दिलवारा में स्थित है वह जो है ध्यान में रखे रहिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। द फेमस चित्राकोट वाटरफॉल इन छत्तीसगढ़ स्टेट इज सिचुएटेड इन बघेलखंड प्लेटू, छत्तीसगढ़ बेसिन, जशपुर सामरी रीजन, बस्तर डिस्ट्रिक्ट। क्या होगा आंसर? कमेंट करें। If we talk about the चित्राकोट वाटरफॉल, it is the widest waterfall in India. यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। Therefore, it is also known as नियाग्रा वाटरफॉल। इसीलिए इसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, क्योंकि नियाग्रा क्या है? ये जो है दुनिया का वाइडेस्ट वाटरफॉल है। वर्ल्ड वाइडेस्ट वाटरफॉल की बात करें तो नियाग्रा है। चूंकि चित्राकोट इज द वाइडेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, देयरफॉर इट इज नोन एज नियाग्रा ऑफ इंडिया। अब एक खास बात आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर, इट फॉर्म्ड बाय द रिवर ऑफ इंद्रावती एट द बस्तर डिस्ट्रिक्ट। इंद्रावती नदी द्वारा जो है बस्तर डिस्ट्रिक्ट में बनता है। सो बिल्कुल सही है आपका डिवाइन डाउनलोड जी और भोला जी, बिल्कुल सही, वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर आते हैं। द लेंथ ऑफ इंटायर इंडियन कोस्ट लाइन इज, संपूर्ण भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? 5000 किलोमीटर, 5500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर या 5800 किलोमीटर? क्या होगा आंसर? कमेंट करें।
भाई अगर हम देखें तो एग्जैक्ट तो दिया नहीं है। अगर हम एग्जैक्ट की बात करें, कभी कभी क्या करता है आप लोगों को बिल्कुल पास पास का ऑप्शन दे देता है, तो ध्यान में रखे रहिएगा। 7,516.6 किलोमीटर, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ टोटल कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया। यह जो है भारत की संपूर्ण तट रेखा की कुल लंबाई है। अब इसके समीपवर्ती सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन कौन सा है, जो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन दिख रहा है वही आंसर हो जाएगा। सो 7,500 किलोमीटर, 7,500 किलोमीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंक्लूडिंग आइलैंड है ये, जो तमाम सारे द्वीप हैं उनकी कोस्टल लाइन और मेनलैंड की कोस्टल लाइन, इनको भी जब हम कवर कर लेते हैं तब 7,516.6 किलोमीटर ये टोटल कोस्टल लेंथ निकल करके आती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, अगले सवाल पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज नेशनल एंथम? निम्नलिखित में से भारत का नेशनल एंथम कौन सा है? जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, या झंडा ऊंचा रहे हमारा? चलिए भाई, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, फटाक से आंसर आने चाहिए। पहली चीज तो जान लीजिए कि इन सब में अंतर क्या है जो दिए गए हैं। नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और नेशनल फ्लैग सॉन्ग तीनों दिए हुए हैं, तो इसको ध्यान में रखे रहिएगा। जब हम बात करते हैं नेशनल एंथम की, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा 5 स्टेंजा में लिखा गया जॉर्ज पंचम के आगमन के समय में उसका जो फर्स्ट स्टेंजा है, पहला जो उसका पैराग्राफ है, वह हमारे नेशनल एंथम के रूप में स्वीकार किया गया, जनगण मन। ठीक है, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया जनगण मन, ये हमारा नेशनल एंथम है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है आनंद मठ में। आनंद मठ की अगर हम बात करें तो यह प्रीस्ट रिवोल्ट पर आधारित है। प्रीस्ट रिवोल्ट का मतलब होता है सन्यासी विद्रोह पर आधारित पुस्तक है, और 1870 के दशक के दौरान जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने वंदे मातरम गीत लिखा आनंद मठ में, जो कि 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान जन जन की जुबान पर चढ़ता चला गया। ठीक है, जब हम बात करते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी द्वारा लिखा गया हमारा नेशनल फ्लैग सॉन्ग है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखे रहिएगा, क्योंकि इन सब पर सवाल बन सकता है आप लोगों से। आसान सा सवाल था, गलती करने की गुंजाइश मत रखिएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। द टाइप ऑफ सोयल spread over large area in a northern plain of India is red soil, black soil, laterite soil, alluvial soil. मिट्टी का वह प्रकार जो उत्तर भारतीय मैदान में बड़े पैमाने पर विस्तृत है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, क्या होगा आंसर? अगर उत्तर भारतीय मैदानों की बात करें तो इंडस एंड देयर ट्रिब्यूटरी, गंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरी, एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरी, ये सभी मिल करके, यानी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां और उनकी सहायक नदियां मिल करके उत्तर के विशाल मैदानों का निर्माण करती हैं, जो बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी हुई है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? जल द्वारा ढो करके लाई गई मिट्टी, यानी एलुवियल सॉइल कहते हैं। अब इंडस की अगर हम बात करें, उसके ट्रिब्यूटरीज द्वारा एलुवियल प्लेन के अगर हम पार्ट की बात करें तो इंडस सी प्लेन, चाज, रचना, बारी और बिस्तर। चाज की अगर हम बात करें चिनाब और झेलम के बीच में है। ठीक है, रचना की अगर हम बात करें तो रावी और चिनाब के बीच का जो प्लेन है। बारी की अगर हम बात करें तो ब्यास और रावी के बीच का जो प्लेन है। और बिस्त की अगर हम बात करें तो जो सतलुज और ब्यास के बीच का प्लेन है।
एक खास बात और ध्यान में रखे रहिएगा, इंडस सी के प्लेन को इंडस रिवर के आसपास का जो प्लेन है उसको इंडस सी प्लेन कहा जाता है, सिंधु सागर का मैदान कहते हैं। इसके अलावा गंगा यमुना का दोआब है, फिर जो है गंगा घाघरा का दोआब है, गंगा कोसी का दोआब है। तमाम जो नदियां हैं इस तरीके से दोआब बना रही हैं। दो मतलब होता है टू और आब मतलब होता है पानी। तो दो आब यानी दो पानियों के बीच का जो जमीन होता है वह दोआब एरिया कहलाता है, बहुत उपजाऊ होता है ये, ठीक है। अलुवियल सॉइल इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर आते हैं। नेम 3 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। गंगा नदी की 3 बाएं किनारे की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? घाघरा, कोसी, सोन। गंडक, सोन, घाघरा, घाघरा, गंडक, कोसी, गंडक, गोमती, घाघरा। क्या होगा आंसर? कमेंट करें। अब ध्यान से समझिए, पहले तो ये समझिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है। दाहिने किनारे की सहायक और बाएं किनारे की सहायक का मतलब क्या होता है। नदी जिधर की तरफ फ्लो कर रही है, जिस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो हो रहा है, उस डायरेक्शन की तरफ आप मुंह करके खड़े हो जाइए, ठीक है। आपके लेफ्ट हैंड साइड से जो भी रिवर इसमें आकर के मिलेगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, और जो राइट हैंड साइड से आकर के मिलेगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। अब इनमें अगर हम देखें तो पहले ऑप्शन में अगर हम देखें तो घाघरा और कोसी ये दोनों तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेकिन सोन जो है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इसलिए यह नहीं होगा। सोन इस ऑप्शन में भी है तो यह भी नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो घाघरा, गंडक, कोसी ये सभी हैं, सो आंसर तो यही हो गया। इसके अलावा आते हैं गंडक, गोमती और घाघरा की बात करते हैं तो गोमती नहीं है, सो ध्यान में रखे रहिएगा। क्लियर है? गंडक, घाघरा और कोसी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखे रहेंगे, कभी गलत नहीं होगा। अगले सवाल पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन हाउ मेनी तीर्थंकर वेयर देयर इन जैनिज्म। जैन परंपरा के अनुसार वहां कुल कितने तीर्थंकर हैं? आपके पास ऑप्शन है 20, 19, 18, 24। क्या होगा आंसर? कमेंट करें। तीर्थंकर, तीर्थंकर का मतलब होता है वंस हु नो द एवरी एस्पेक्ट ऑफ द थिंग्स। वह जो सभी वस्तुओं के सभी प्रकार के डायमेंशन को जानता है, ठीक है, उसको कहते हैं तीर्थंकर। सत्यम जी समझ में आया कि नहीं तीर्थंकर किसको कहते हैं? ठीक है। और जैन परंपरा में तीर्थंकर का स्थान वह गॉड से ऊपर है, यानी जैन परंपरा के लोग भगवान को तो मानते हैं लेकिन तीर्थंकरों को वह भगवान से ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो भगवान को नहीं मानते, भगवान को मानते हैं, और लेकिन करते क्या है, वह जो है अप साइड रखते हैं तीर्थंकर को। जैन परंपरा में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से अगर हम बात करें ऋषभदेव वह या आदिनाथ, ये प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वृषभ है। इसके अलावा जो है, जैसे अगर हम बात करें मल्लीनाथ जी इकलौते जो है स्त्री तीर्थंकर मानी जाती हैं, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है कुंभ है, घड़ा है। कुंजुनाथ जी के बारे में भी सवाल आपसे पूछा जाता है। कुंजुनाथ जी का प्रतीक चिन्ह ही गोट है, बकरा है, ठीक है। शांतिनाथ जी जैसा कि नाम भी है शांति, तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हिरन है, डियर है, तो वो भी याद रखना है। पार्श्वनाथ जी जो कि 23वें तीर्थंकर हैं, उनका प्रतीक चिन्ह सर्पफन है, सरपेंट है, ठीक है। और अगर हम बात करें अंतिम तीर्थंकर की, तो अंतिम तीर्थंकर थे 24वें तीर्थंकर, जो कि वास्तव में जैन धर्म के प्रणेता कहलाते हैं, महावीर स्वामी, जिनका वास्तविक नाम था वर्धमान। और महावीर स्वामी या वर्धमान की अगर हम बात करें तो उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? लायन है, शेर है। संदीप कुमार गुप्ता जी का कहना है कि हिंदी में भी लाया जाए। देखिए हिंदी में मैं एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूं हर एक चीज, और इतनी इंग्लिश आपको आनी है। भारत में स्थिति क्या है ना कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको इस लेवल तक आनी चाहिए इंग्लिश कि आप पढ़ सकें।
नाम और चीजों को पढ़ सके, समझ सके, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए। इसलिए जो है, नहीं तो एक्सप्लेन तो मैं पूरा हिंदी में कर रहा हूं, लिखा हुआ भी हिंदी में लाया जा सकता है, लेकिन फिर वो एक अलग ही सिस्टम में हो जाएगा। समझ में? द लास्ट ऑफ द 24 तीर्थंकर वाज, 24 तीर्थंकरों में सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव या अरिष्टनेमी? कमेंट करेगा इस। जी हाँ, बिल्कुल सही है भोला जी, आपका आंसर भगवान महावीर, जिनका वास्तविक नाम वर्धमान था। यह जो है, और इनके पिता का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और गौतम बुद्ध का नाम भी वास्तविक क्या है? सिद्धार्थ है। तो यह मत समझिएगा कि वही सिद्धार्थ, नहीं, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ, माता का नाम है त्रिशला। ठीक है, इनकी पुत्री का नाम है अनुज्या प्रियदर्शनी, और जो है इनके दामाद का नाम है जामाली, जो कि इनके प्रथम शिष्य भी बने। तो ये सब सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे, इनके दामाद थे, जामाली थे। अगले सवाल पर आते हैं। विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ द मौर्यन एम्परर अशोक? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, महावंश? कमेंट करे गए, आप लोगों के कमेंट आने चाहिए। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से अशोक के विषय में जानकारी मिलती है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और महावंश? यहां पर ध्यान दीजिए, विनय पिटक की अगर हम बात करें तो इसमें सन्यासियों के लिए नियम कानून लिखे गए, मठवासियों के लिए नियम लिखे गए हैं, और ये जो है उपाली द्वारा लिखा गया। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान ही विनय पिटक आ चुका है, यानी तब तो अशोक कहीं पर परिदृश्य में ही नहीं है। उसी समय सुत्त पिटक भी लिखा गया आनंद के द्वारा। तो आनंद के द्वारा जो सुत्त पिटक लिखा गया है, वह भी अगर हम देखें तो भगवान बुद्ध के प्रवचनों का एक कलेक्शन है। चूंकि अशोक के आने से बहुत पहले विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन हो चुका है, इसलिए ये दोनों तो नहीं होंगे। अब आते हैं अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक हालांकि अशोक के समय की रचना है, और इसकी रचना जो है मोगालीपुत्र तिस्सा ने किया हुआ था। हाँ बिल्कुल, मैराथन लगेगी, मैराथन होगी आप लोगों की। सैटरडे को मैराथन है। अब आपको हर सैटरडे मैराथन भी मिलेगी, और फिर एग्जाम के दौरान तो कंप्लीट मैराथन तो होगी ही होगी। अभिधम्म पिटक में अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म में आ चुकी भ्रांतियां या जो चीजें आ चुकी थी उसको लेकर के मोगालीपुत्र तिस्सा द्वारा यहां पर लिखा गया। महावंश और दीपवंश ये ऐसी किताबें हैं जिसमें जो है राज्य परिवारों का उल्लेख किया गया। महावंश सिंहली साहित्य का उल्लेख करता है, और महावंश में जो है तमाम उल्लेख मिलते हैं। एक बड़ा उल्लेख यह भी है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जो कि महावंश में उल्लिखित है। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी इज द राइट वन, महावंश। अगले सवाल पर आते हैं। इन विच ईयर द नागरकोट फोर्ट वॉज कैप्चर्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक ने नागरकोट के किले पर किस वर्ष अधिकार किया था? 1315, 1332, 1337, 1348? चलिए एक हिंट देते हैं। जिस वर्ष विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई उसके ठीक अगले वर्ष नागरकोट के किले पर अटैक करके मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अधिकार कर लिया। कमेंट करें क्या होगा आंसर। मैंने हिंट दे दिया आप लोगों को कि भाई उसी वर्ष किया है, जिस उसके ठीक अगले वर्ष जिस साल जो है स्थापित हुआ है विजयनगर डायनेस्टी। विजयनगर डायनेस्टी की स्थापना 1336 में हुई, और उसके अगले साल जो है कैप्चर करता है नागरकोट टेम्पल को 1337 में। सो सी इज द राइट आंसर।
अगले सवाल पर आते हैं। मैच द फॉलोइंग: हेरोएस, गुस्तास, पोरस और हर्ष। इधर लिखा हुआ कपिशा, पर्शियन, पौरव्स और थानेश्वर। कमेंट करेगा क्या होगा आंसर। हेरायोस यह कपिशा से संबंधित है। गुस्तास की बात करें तो पर्शियन है। पोरस इसको पौरव भी कहा गया है। और हर्ष जो है यह स्थानेश्वर या थानेश्वर को अपना कैपिटल बना करके रहता है। सो 1 2 3 4 बिल्कुल इसी ऑर्डर में है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई है, बिल्कुल सीधा हुआ है। सो सी इज द राइट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अगले सवाल पर आते हैं। Which one of the following was official language of गुप्ता पीरियड? निम्नलिखित में से गुप्त काल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? पाली, मागधी, प्राकृत, संस्कृत। क्या होगा आंसर? अगर आपको महाकवि कालिदास जी के जो तमाम सारी पुस्तकें हैं उनकी भाषा अगर ज्ञात होगी तो आपको उत्तर पता होगा। अगर महाकवि कालिदास जी के नाटकों की भाषा आपको पता है तो गुप्त काल की भाषा पता है। पाली, मागधी, प्राकृत, संस्कृत। क्या होगा आंसर? नहीं, संस्कृत। संस्कृत साहित्य में लिखा हुआ है ना। इनको क्या कहा जाता है? कालिदास जी को संस्कृत साहित्य का शेक्सपियर कहा जाता है। इतना हिंट मैंने दे दिया, फिर तो आंसर आना चाहिए था ना। कालिदास जी को हम क्या कहते हैं? संस्कृत साहित्य का शेक्सपियर कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? संस्कृत। अगले सवाल पर आते हैं। Which of the following river was the lifeline of Pandya state in South India? कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा, वेंगी। कमेंट करेगा इस। Which of the following river was a lifeline of पांड्य स्टेट इन साउथ इंडिया? निम्नलिखित में से दक्षिण भारत के पांड्य राज्य की लाइफलाइन कौन सी नदी थी? नहीं, पांड्य साम्राज्य सुदूर दक्षिण में है भाई। बहुत मतलब अगर हम देखें तमिलकम प्रदेश वाला जो एरिया है वह पांड्य राज्य का एरिया था, इन मदुरई वाला एरिया। और वहां पर कौन सी नदी है? वेंगी नदी है। ठीक है, सो वेंगी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर आते हैं। What was the chief crop grown during a संगम पीरियड? संगम काल के दौरान उगाई जाने वाली प्रमुख फसल क्या थी? मेज, बाजरा, राइस, पल्सेस। चलिए एक हिंट देते हैं। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। मेन फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया है। चाइना इसके प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है, इंडिया इसके प्रोडक्शन में नंबर 2 पर है। एक और हिंट दे देते हैं। वेस्ट बंगाल में इसकी 3 किस्में उगाई जाती हैं, अमन, औस और बौरा। ये 3 किस्में जो है वेस्ट बंगाल में उगाई जाती हैं। इसका साइंटिफिक नेम भी बता दे रहे हैं। ओराइजा सेटाइवा इसका साइंटिफिक नेम है। जी हाँ, बिल्कुल, राइस इज द राइट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? राइस हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट वन। अगले सवाल पर आते हैं। Which of the following places was the capital of पांड्या? निम्नलिखित में से पांड्य लोगों की राजधानी क्या थी? भाई अभी मैंने पिछले सवाल के उत्तर में बताया हुआ है। मदुरई, उरैयूर, अमरावती, वंची। क्या है? चलिए अगर हम बात करें तो यहां पर जो है तमिल संगम का आयोजन किया गया। तमिल संगम, ये तमिल कवियों का जो एकोमुलेशन है उसको कहा जाता है।
अब इतने हिंट पर तो आंसर आ ही जाना चाहिए आपका। जहां मदुरई इज द राइट आंसर, आंसर क्या हो जाएगा? मदुरई। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। जहांगीर इंट्रोड्यूस्ड दोअस्पा एंड सिंहस्पा सिस्टम, व्हाट डिड इट इंप्लाई? It implied that the Mansabdar holding this rank had to maintain and was paid for double the quota of troopers indicated by his Sawar rank. It implies that the Mansabdar holding this rank had to maintain and was paid for the triple of the quota of the troopers indicated by the Sawar rank. Yeah, it indicates that Mansabdar holding this rank had to maintain and was paid for half of the quota of troopers indicated by his Sawar rank. None of these. क्या होगा आंसर? कमेंट करें। दोअस्पा और सिंहस्पा ये ऐसे मनसबदारी सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया कि इसमें जो है अपने दोअस्पा में क्या होता था, दुगने सवार रखने होते थे कोटा के, और सिंहस्पा में 3 गुने। सो मोस्ट सुटेबल आंसर तो ए हो जाएगा। बट क्योंकि यहाँ पर कोटा ऑफ ट्रूपर्स इंडिकेट इन इज सवार रैंक लिखा हुआ है, सो ध्यान में रखे रहिएगा कि ये पॉइंट जो है क्लियर रहे आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो जहांगीर इसमें शिशमाहा और सिमाहा प्रणाली लेकर के आता है, और औरंगजेब के टाइम तक आते आते तो ये मशरूत सिस्टम आ जाता है इसमें। तो अलग अलग सिस्टम लाया गया है, हालांकि मनसबदारी सिस्टम अकबर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। अगले सवाल पर आते हैं। हु एबोलिश्ड इक्ता सिस्टम? इक्ता व्यवस्था को किसने समाप्त कर दिया? बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। Who abolished इक्ता सिस्टम? इक्ता व्यवस्था को किसने समाप्त कर दिया? चलिए एक हिंट देते हैं, इसने मंगोलों को कई बार हराया। यह सिकंदर सानी के नाम से भी जाना जाता था, इसने सिकंदर सानी का टाइटल धारण किया था। He also known for their market policy, या अपने मार्केट पॉलिसी के लिए भी जाना जाता है, बाजार नियंत्रण विधि के लिए भी जाना जाता है। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को बहुत अच्छा किया, उसको स्टेबलाइज किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य से इक्ता व्यवस्था को हटा दिया था। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट वन। हालांकि बाद में इक्ता व्यवस्था गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पर फिर से आती है, और उसके बाद जो है अगर हम देखें तो फिरोज शाह तुगलक तक जाते जाते इक्ता व्यवस्था को हेरिडिटरी बना दिया जाता है, अनुवांशिक बना दिया जाता है। तो ये सभी सवाल आपसे पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम में। अगले सवाल पर आते हैं। नेम द मराठा सेंट हु वाज कंटेम्परेरी ऑफ शिवाजी? शिवाजी के समकालीन मराठा संत कौन थे? संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव जी। ध्यान से समझिए, ज्ञानदेव जी महाराज यह जो है 1225 के आसपास हुए हैं। उसके बाद नामदेव जी महाराज हैं, फिर एकनाथ जी महाराज हैं। तुकाराम जी महाराज की अगर हम बात करें तो यह जो है कंटेम्परेरी हैं, और रामदास जी महाराज। सो तुकाराम जी और रामदास जी ये जो है कंटेम्परेरी हैं शिवाजी महाराज के। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। हु बिल्ट पुराना किला सिचुएटेड इन दिल्ली? दिल्ली में स्थित पुराने किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? हुमायूं, अकबर, शेरशाह, बाबर। चलिए एक हिंट देते हैं। इस शासक ने भारत से मुगलों को खदेड़ दिया था, लेकिन कहा जाता है कि यह जो है बहुत कम समय तक शासन कर पाया। कहा जाता है कि अशोक द्वारा बनवाई गई सड़क को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करा करके भारत के व्यापार को गति देता है, जिसको आगे चल करके अंग्रेजों के समय में ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड कहा गया।
वही सड़क जो है आगे चल करके NH1 और NH2 के नाम से जानी गई, आजकल उसको एशियन हाईवे नंबर 1 कहा जाता है। अब किस शासक के विषय में मैं बात कर रहा हूं, इतना हिंट के बाद आंसर आ जाना चाहिए आपको। जी हाँ, शेरशाह सूरी के विषय में बात हो रही है। सो सी इज द राइट आंसर, शेरशाह सूरी, है ना भाई। अगर अभी तक आप लोगों ने इम्बाइब ऐप और इम्बाइब लेंस ऐप इसको डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए, साइन इन करिए, एक्टिवेट करिए, और अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है तो कोर्स परचेज कर लीजिए। 20% का डिस्काउंट चल रहा है 9 जुलाई तक, इस डिस्काउंट को रिवील कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर रहे। साथ ही इम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और डाउट रेजोल्यूशन के लिए जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है इसको भी जरूर ज्वाइन करिए, ताकि कोई भी डाउट रहे तो आप एडवांस पूछ पाए। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है, आपकी कोई चीज पूछना चाहते हैं, तो आप जो है इस पर कॉल करके बात कर सकते हैं ना। 1800-257-2961 ये टोल फ्री नंबर है, इस पर आप बात कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाकी सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे गाइस। जय हिंद इम्बाइबर्स।